नमस्कार। इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड के लिखित परीक्षा की तैयारी की जो पर चर्चा करेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। आपको पता ही है कि एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है और उसकी आंसर की निकल गई है। जिनके अच्छे नंबर हैं वो एलटी ग्रेड की तैयारी, लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। तो उसमें रिटन होगा, उसी आधार पर हम यहाँ पर प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। आपको वहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे और प्रश्न एक ही रहेगा, उसी उत्तर को सब लोग लिखेंगे और जिसका उत्तर सबसे अच्छा रहेगा, जो जैसा उत्तर लिखेगा एग्जामिनर उसको वैसा ही नंबर देंगे। तो जी जान लगा दीजिए रिटन क्लियर करने के लिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के काल विभाजन की समस्या का वर्णन कीजिए। जब कोई इतिहास लिखा जाता है तो सबसे बड़ी उसकी समस्या होती है कि उसके समय को बांटना। इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछेगा, आपका उत्तर यही लिखना है। काल विभाजन की को लेकर कोई प्रश्न कई तरह के बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने तैयार किया है वह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम इस प्रश्न को देखेंगे। ऐसी ही तैयारी मैं करवाऊंगी। इस पर आपको प्रश्न दूंगी। यह पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। मैं उस पर आपको यह पीडीएफ आपको भेज दूंगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9794535219। इस पर आप अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करिए। मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगी। तो आज का प्रश्न देखते हैं। जब इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कैसे उसका उत्तर लिखना है। इसमें कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे। प्रश्न का जिस तरीके का प्रश्न होगा उस तरीके का देंगे। अगर जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा तो इसको बड़ा करेंगे और अगर जो लघुत्तरीय होगा तो छोटे में लिखना है, क्योंकि 125 को शब्द में लिखना है और 200 शब्दों में भी लिखना है। तो जिस तरीके का प्रश्न पूछेगा उसे शॉर्ट लॉन्ग आप करेंगे। अगर जो ये आपको लगे कि 200 शब्दों से कम है या ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर लेंगे। अब शुरू करते हैं इसका उत्तर। इसका है, जब कोई इतिहास शुरू होता है तो उसकी कोई न कोई विशेषताएं जरूर होती हैं। उसकी विशेषता के कारण उसको पूर्णतः दर्शाने के लिए वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। इसमें अगर जो लिखने में कोई मिस प्रिंट हो गया है तो आप अपने तरफ से उसको सुधार लेना और प्रैक्टिस करते रहना। जो मैं यह पीडीएफ दूंगी या जो आप मेरे इस वीडियो से देखेंगे, सीखेंगे और लिखेंगे तो उसका आप अभ्यास करते रहिएगा। और अगर जो आपको लगेगा कि इसमें और भी चीज़ें जोड़नी हैं तो आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जो शुरू की रचनाएं थीं, चाहे भक्तमाल हो या अन्य रचनाएं, चाहे वह गारसा दत्तासी की हो या शिव सिंह सेंगर की, उनमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया। ये सबको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल विभाजन हुआ था उसको सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। उसके बाद अन्य विद्वानों ने किया था। तो इसमें जब हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के काल विभाजन की बातें होंगी तब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। आप इसमें इस प्रश्न को अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रक्चर या ढांचा दे रही हूँ कि हाँ, इस आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर
पेपर में लिखेंगे। तो जितने भी विद्वानों ने काल विभाजन किया है उनका काल विभाजन लिखना है और उनकी काल विभाजन की कमियां क्या हैं उन कमियों को लिखना है, और कौन से विद्वान ने उन कमियों को खारिज किया है, कौन से विद्वान ने उन कमियों को दिखाया है, ये आपको दिखाना है। तो जितने भी विभाजन हैं, जितने विभाजन आप विद्वानों के लिखेंगे उनका समय भी लिखना है। कुछ काम आपको अपने मन से करना है। इसमें मैंने कुछ जगह छोड़ दिए हैं, तो उसमें कुछ आपको भी करना है। सारा मैं ही नहीं करके दूंगी, कुछ आप भी करेंगे। तो आगे है, ग्रियर्सन ने संपूर्ण साहित्य को 11 कालों में बांटा है। इस विभाजन की यह समस्या थी कि इसमें कई कालखंड स्थापित किए गए थे जिनके आधार गैर साहित्यिक था। ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया था उसका आधार साहित्य नहीं था। उन्होंने साहित्य को आधार बनाकर काल विभाजन नहीं किया था। उनके जैसे काल विभाजन हैं कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। भक्ति काल के लिए इन ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन किया गया है वह है जायसी की प्रेम कविता, तुलसीदास इत्यादि। इनके पहले काल अर्थात चारण काल का निश्चित समय 700 से 1300 ईस्वी को बताया, किंतु शेष कालों का निश्चित विभाजन नहीं कर सके। ये सब इनके काल विभाजन है। और ग्रियर्सन के काल विभाजन में अगर और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद काल विभाजन का प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया। मूलतः 5 कालखंडों में विभाजित किया। मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कालों का नाम लिखना है। तो आपको अपनी तरफ से जो मिश्र आपने किताब ली होगी तैयारी के लिए, तो उसमें जितने भी विद्वान हैं उनके काल खंड और समय नाम सब दिया होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से ऐड करना है कि यहाँ पर जो मिश्र बंधुओं ने कालों के नाम दिए हैं और उनका जो समय दिया है उसको इसमें लिखना है उत्तर में। मैं इसलिए इसमें पूरा नहीं लिखी हूँ कि आप लिख के तैयारी करो। PDF याद करने से रटने से कुछ नहीं होता। करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो आप अभ्यास करो। अभ्यास करने से ये फ़ायदा होगा, जब लिखते हैं हम चीज़ें तो हमें वो जल्दी याद होती हैं और वह लंबे समय के लिए याद हो जाती हैं। और दूसरी बात, एक बार लिखेंगे उसको पढ़ेंगे तब आपको जो कमी उसमें लगेगी आप उस कमी को दूर कर लेंगे। इसलिए इस पर यह जो वीडियो है इसके प्रश्न इसको पढ़िए उत्तर को, और आप उसका प्रैक्टिस करिए और अपने तरफ से भी चीज़ें जोड़िए, ताकि अगर जो पेपर में घुमा फिरा के प्रश्न दे तो आप अपने दिमाग का कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उस प्रश्न का उत्तर देंगे। आगे है, मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की समस्या यह थी कि इनका प्रमाण तार्किक व वैज्ञानिक आधार नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सबसे अच्छा प्रयास शुक्ल जी द्वारा किया गया। उनका इतिहास का जो समय है वह 900 वर्षों का है। उन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। और मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। यहाँ पर इनके समय को भी लिखना है। जो शुक्ल जी का समय है आप उसको भी लिखेंगे। आगे है, इसमें शुक्ल जी की जगह शुक्ला जी हो गया है तो आप इन मात्राओं को सुधार लेंगे। शुक्ल जी द्वारा दिए गए काल विभाजन न केवल वैज्ञानिक है बल्कि सभी जटिलताओं से मुक्त है। अक्सर शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है उसे ही सर्वमान्य मान्यता मिली। कुछ विद्वानों ने विरोध भी किया है इनकी रचनाओं का और कुछ लोगों ने समर्थन भी दिया है। विरोध करने वालों में इनके जो
तर्क हैं, तर्कों का खंडन करने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मुख्य रूप से नाम लिया जाता है। इसमें समस्या मात्र ये आती है कि भक्ति काल के अंत में रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ दिखने लगती हैं और भारतेंदु काल में भी रीतिकाल की झलक दिखाई देती है। इसकी व्याख्या शुक्ल जी ने इन्हें गौण प्रवृत्तियाँ कहकर की हैं। आप देखेंगे कि जब भारतेंदु युग शुरू होता है तो उसमें बहुत से ऐसे लेखक हैं जो ब्रज भाषा में कविताएं लिखते हैं, लेखक नहीं, कवि। और जो रीतिकाल की विशेषताएं हैं वह भारतेंदु युग में थोड़ी बहुत मात्रा में दिखाई देती हैं। आगे है, शुक्ल जी के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, लेकिन उन्होंने इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। उनके काल विभाजन को भी प्रमाणिक माना जाता है। उन्होंने समय सीमा में अंतर किया है और विभाजन इनका भी 4 ही है। उन्होंने समय में केवल खाली हेरफेर कर दिया है। तो यहाँ पर आप जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के काल विभाजन है उसको भी लिखेंगे। इसमें मैंने जितने भी विद्वानों के काल विभाजन का जिक्र किया है, आप उनके काल विभाजन का नाम और उनका समय लिखेंगे। आप अपने तरफ से इतनी चीज़ें करेंगे। वर्तमान समय में समस्या ये है कि आधुनिक काल को कई खंडों में विभाजित किया गया और गद्य और काव्य के लिए अलग अलग विभाजन है। आधुनिक काल को देखेंगे तो आधुनिक काल अब तक 1900 से अब तक माना जाता है। 1850 से अब तक के कालखंड को आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इसको भी कई भागों में बांटे गए हैं। कुछ समय के बाद तो विभाजन बंद हो गए। इस समय के जो हैं वह समकालीन में आते हैं। यहाँ पर आधुनिक काल के युग और समय को लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर आधुनिक काल के युग और समय को लिखना है जब यहाँ पर आप चर्चा करेंगे। आगे है, सन 1918 के बाद विभाजन कविता केंद्र में रखकर किया गया, जबकि गद्य भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए गद्य का विभाजन अलग से किया गया। जब विभाजन किया गया इसका 1918 के बाद, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तो गद्य और पद्य दोनों में एक ही जैसे चलते हैं, लेकिन जब छायावाद आता है तो छायावाद युग से गद्य की अलग धारा चलने लगती है, पद्य की अलग। गद्य के अलग नाम हो जाते हैं, पद्य के अलग। और वैसे अगर जो गद्य का अलग से विभाजन नहीं हुआ होता तो जो नाम है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें गद्य की चीज़ें छूट गई हैं। तो इसके लिए देखेंगे कि 1918 के बाद का विभाजन कविता को केंद्र में रखकर किया गया, जबकि गद्य भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए गद्य का विभाजन अलग से किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के काल विभाजन की समस्याओं समाधान विद्वानों द्वारा कर लिया गया, किंतु अभी भी कुछ समस्याएं बची हैं जिनका समाधान किया जा सकता है। यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की समस्या या निराकरण के आधार पर प्रश्न खत्म होता है। अगर जो आपकी प्रश्न आएंगे पेपर में ऐसे, तो आप इनका उत्तर इसमें या तो ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने सन डालने के लिए दिया है, जहाँ जहाँ जितने भी विद्वानों का नाम इसमें है उसको आपको लिखना है और अच्छे से तैयार करना है। आपको यह ऐसा मौका मिला है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आप जी जान से लगाकर मेंस क्लियर करिए, क्योंकि अगर जो मेंस क्लियर हो जाएगा आपका तो नौकरी पक्की, क्योंकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है, तो इसीलिए आप अपना 100% दीजिए। अब मैं रोज़ 2 प्रश्न खाली कराऊंगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि
यह प्रश्न आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब आगे है आदिकाल के नामकरण की समस्या पर चर्चा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को लेकर के विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं और अनेक नाम दिए हैं। इस जिसमें जितने भी मुख्य रूप से 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें से आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण को लेकर विशेष रूप से समस्या रही है और विद्वानों ने इस पर मतभेद दिया है। तो हम आदिकाल के नामकरण की समस्या पर इस प्रश्न में विचार करेंगे। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक नामकरण को लेकर विवाद जिस पर हुआ है वह है आदिकाल। किसी साहित्यिक युग का नामकरण वह होता है जो उस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का ज्ञान कराए। कोई भी युग चल रहा है तो उसका नाम ऐसे रखा जाना चाहिए कि नाम को पढ़ करके ही सब लोग उसके बारे में जान लें। आदिकाल के संबंध में यह प्रश्न जटिल इसलिए है कि कई अनसुलझे प्रश्न इसमें दिखाई देते हैं, इसमें शामिल हैं। आदिकाल में इसलिए शामिल हैं कि कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने एक रचना को कोई विद्वान प्रमाणिक माना है, कोई नहीं प्रमाणिक माना है और किसी किसी रचना का जो समय है वह मेल नहीं खाता है। तो ये सब समस्याएं हैं। हर एक विद्वान अपने अपने हिसाब से नामकरण दिए हैं। जैसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है तो उनका तर्क ये है कि वह जिस युग नामकरण जो है किसी युग का नामकरण वह प्रवृत्तियों के आधार पर किए हैं। तो इसमें आप यह भी लिख सकते हैं कि द्विवेदी जी ने जो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है तो उस युग की प्रवृत्तियों के कारण रखा है, क्योंकि उस समय उन्हें वीर रस की रचनाएं अधिक मात्रा में मिली तो उन्होंने इसीलिए इसका नाम वीरगाथा काल रख दिया। अब शुक्ल जी के वीरगाथा काल नाम रखने से समस्या ये आती है कि और बाकी की रचनाएं जो हैं वह वीरगाथा नाम कहने से बाकी की रचनाएं उसमें नहीं आ पाती हैं। इसलिए विद्वानों ने इनके वीरगाथा काल आदिकाल के वीरगाथा काल नाम को खारिज किया है और शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि सिद्धों और नाथों और सिद्धों की रचनाओं को शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया है, वह उसे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह के खारिज करते हैं, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन दोनों को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया है। आप ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न के उत्तर को। जितने भी विद्वानों ने नामकरण किया है उनका नाम और वो तर्क क्या दे करके नाम लिखे हैं उसको और विद्वानों ने कैसे खारिज किया, उनकी कमियां क्या हैं वह लिखेंगे। आदिकाल को अनेक विद्वानों द्वारा अनेक नाम दिए गए, जैसे चारण काल, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल आदि प्रमुख। अब आप इन सब का नाम भी लिख सकते हैं कि चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल कौन कौन से विद्वानों ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है, इसलिए उनके इतिहास में नामकरण की समस्या का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में नामकरण का पहला प्रयास किया। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। आगे है ग्रियर्सन द्वारा किया गया आदिकाल का चारण काल नाम किया है। ग्रियर्सन के काल विभाजन की सीमा यह है कि उन्होंने चारण काल के कवियों का उल्लेख स्वयं नहीं किए हैं और चारण काल कहने से बाकी और संप्रदाय और कवियों का साहित्य छूट जाता है। यही बात शुक्ल जी के विभाजन की भी है
कि जैसे वीर गाथा काल कहने से आदिकाल की और भी जो रचनाएं हैं, जैसे खुसरो की पहेलियां हैं, विद्यापति की पदावली है, ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। इसके बाद मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण किया। उन्होंने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल दिया है। मिस्र बंधुओं के बाद आदिकाल का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। उन्होंने आदिकाल का नाम बीज वपन काल दिया है। अगर इन दोनों विद्वानों के नामकरण पर ध्यान दें तो यह समझ में आता है कि आदिकाल हिंदी साहित्य की शुरुआत का काल है। यहीं से साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां शुरू होते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन यह दोनों नाम सामान्य हैं और अपर्याप्त हैं। क्योंकि प्रारंभिक कह देने से कोई बात स्पष्ट नहीं होती और दूसरी बात है कि साहित्य की कई प्रवृत्तियां भी बीज रूप में दिखाई देती हैं। इसके बाद शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण किया है। वह अपनी विधेयवादी पद्धति के आधार पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखे हैं और वह अपने इतिहास में कहते हैं कि जिस प्रवृत्ति की रचनाओं की प्रचुरता उनमें अधिक मिली, उसी आधार पर उन्होंने काल का नामकरण किया है। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों के साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा। उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर अपने इतिहास में स्थान नहीं दिया है। यहाँ पर आप ये लिखेंगे, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन दोनों को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया है। अब आगे है आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखने का कारण शुक्ल जी ने क्या बताया है। यह है कि उस समय वीर रस की रचनाएं मिल रही थी। चारण कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता का वर्णन करते थे। इस आधार को उन्होंने उस काल की 12 रचनाओं को चुना है जिनमें वह प्रमाणिक मानते थे। उसी के आधार पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। अब 4 रचनाएं अपभ्रंश से ली है। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति पताका। और 8 रचनाएं देश भाषा से ली है। जयमयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, बीसल देव रासो और खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। इनमें से 2 अंतिम तथा बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। यह मत शुक्ल जी ने दिया है। आगे है आचार्य शुक्ल के इस नामकरण की आलोचना कई विद्वानों ने की है, जिनमें प्रमुख हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्धनाथ व जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र मानकर खारिज करने का विरोध किया है। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं को नामकरण का आधार बनाया है उनमें से कुछ उपलब्ध नहीं है और कुछ का जो है समय जो दिए हैं तो समय मेल नहीं खाता। जैसे हम्मीर रासो, कीर्ति पताका कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, जैसे खुमार रासो, बीसल देव रासो। कुछ पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं है, जैसे पृथ्वीराज रासो। वीरगाथा काल नामकरण के विरुद्ध तर्क यह है कि इसमें विद्यापति, अमीर, खुसरो आदि को महत्व मिलना संभव हो जाता है। असंभव हो जाता है, यहाँ अ रहेगा, असंभव। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा है। इसके पीछे मूलतः तर्क यह है कि संपूर्ण आदिकाल में किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति को केंद्रीय नहीं माना जा सकता है जो उसे पूर्णतः में व्यक्त करती हो। उनके इस नामकरण से सिद्धनाथ साहित्य की धारा भी शामिल हो जाती है। यद्यपि भाषा की दृष्टि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन काव्य को आदिकाल स्वीकार करते हैं। आदि मतलब शुरुआत। तो द्विवेदी जी ने आदिकाल इसका नाम दिया, तो उन्होंने जब आदिकाल नाम दिया तो उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा करने से जितनी भी रचनाएं हैं सब उसमें शामिल हो जाती हैं। किसी विशेष प्रवृत्ति की रचना के आधार पर
द्विवेदी जी ने नामकरण नहीं किया। आदिकाल के नामकरण हेतु कई अन्य प्रयास किए गए हैं, जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल, राम कुमार वर्मा संधिकाल व चारणकाल, राउत सांस्कृत्यायन सिद्ध सामंत युग, बच्चन सिंह अपभ्रंश काल, जातीय प्रमुखता था। पंडित राव संस्कृतियान द्वारा प्रदत्त सिद्ध सामंत काल का प्रश्न इसमें है कि लौकिक साहित्य को छूता ही है। सिद्ध सामंतों का संबंध भी स्पष्ट नहीं करता, छूटता ही है। वस्तुतः प्रसिद्ध रचनाकार के सामंत कवियों के आश्रयदाता थे, किंतु स्वयं सिद्धों का सामंतों से कोई संबंध नहीं था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया आदिकाल का नाम एक ही प्रवृत्ति को लेकर सीमित हो जाती है और सारी प्रवृत्तियां उसमें शामिल नहीं हो पाती। इस दृष्टि से देखें तो आदिकाल सर्वश्रेष्ठ नामकरण प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें न केवल आरंभ का संकेत है, बल्कि आगे के युगों में दिखने वाली वीरता, आध्यात्मिकता तथा श्रृंगार एकता जैसी प्रवृत्तियां अपने आज रूप में यहीं से विकसित हुई हैं। आचार्य शुक्ल ने भी काल सूचक अर्थ में इसको आदिकाल ही कहा है। शुक्ल जी ने जो नामकरण दिया है तो दो दिया है रचनाओं का, जैसे वीर गाथा काल का तो एक ही नाम दिया है, लेकिन दो उत्तर मध्यकाल भक्ति का नहीं, मध्यकाल पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीति काल, और ऐसे ही नाम दिए। तो आदिकाल को भी उन्होंने आदिकाल का दो नाम दिया है, आदिकाल और वीर गाथा का। अब यहीं पर हम इस प्रश्न को ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ। आप तैयारी करते रहिए और अपना अभ्यास करिए और एक सीट पक्की करिए। मुझे उम्मीद है कि जो इस वीडियो में प्रश्न है वह आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ज़रूर हेल्प करेगा। आगे जो आप ऐसे प्रश्न लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ऐसे आगे और प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हम यह देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न है, एक सुधार आपको करना है कि जो प्रश्न है तो इसको आप पहले लिख लेना है अपनी कॉपी पर। उसके बाद आपको देखना है कि कितने प्रश्न बन रहे हैं। मैंने वैसे अंदाज से लिखा है, इसमें मैंने गिना नहीं है कि कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिए, कम 200 और 125 शब्द और 200 शब्दों में लिखना रहता है। तो अगर जो जैसे क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा, छोटा बड़ा कर लीजिएगा। अगर जो बड़ा है, मेरे ख्याल से छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको अपनी तरफ से भी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे जहाँ पर मैंने दिया है कि जो भी विद्वानों ने उसका नामकरण किया है तो उनका काल और समय लिखना है। ऐसे ऐसे चीज़ें ऐड करनी है। काल और समय लिख देने से आपका जो प्रश्न है वह प्रमाणिक हो जाएगा। उसमें और प्रमाण आप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे करके साबित कर सकते हैं। तो प्रश्न ऐसे ही आएंगे। और भी जितनी भी यह जो है केवल LT की परीक्षा के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, हिंदी की रिटन की जितनी भी परीक्षाएं होंगी यह ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे इंडिया के लिए हिंदी की जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रश्न सारी परीक्षाओं में जो रिटन परीक्षाएं होती हैं उसमें लिखने वाले ही प्रश्न होते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हम आगे का जो हमारा प्रश्न होगा, जैसे हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्या देख ली
और आदिकाल के नामकरण की समस्या की विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण जो किया है वह कैसे किया है, किस विद्वान ने क्या अपना तर्क दिया है, किसने क्या खारिज किया है। इसके बाद आपको तैयार करना है कि जितने भी युग हैं और उनकी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियों से तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मुझे लगता है कि एक प्रश्न जरूर आएगा किसी भी युग की प्रवृत्तियां से, तो आपको वह तैयार करना है। किसी भी युग की जो प्रवृत्तियां हैं उसको तैयार करेंगे। और मैंने वीडियो बना रखा है काव्य पंक्तियों की, तो काव्य पंक्तियां जो हैं उनका वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप उन काव्य पंक्तियों को पढ़िए और जो प्रश्न आते हैं उसमें उनका उपयोग करिए। जैसे प्रवृत्तियां दे देगा तो उन प्रवृत्तियों में अगर जो आदिकाल की है प्रवृत्तियां, तो उसकी प्रवृत्तियां हैं कि वीर रस की प्रधानता, तो आप उसमें इनकी जगनिक की रचना जो है आला खंड की काव्य पंक्तियाँ लिख सकते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता उसमें लिख सकते हैं। और आश्रय दाता राजा की प्रशंसा, ये सब पॉइंट हैं उसके विशेषताओं के, तो आप उसमें लिख सकते हैं ये सब। तो वह काव्य पंक्तियाँ आप ज़रूर देखिए। अभी तो मैंने केवल आधुनिक काल की काव्य पंक्तियाँ पर वीडियो बनाया है। अब की बार हमारा जो वीडियो आएगा वह है आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल की सभी महत्वपूर्ण रचनाओं की और महत्वपूर्ण कवियों की काव्य पंक्तियाँ होंगी। प्रश्न महत्वपूर्ण कवियों की और उनकी रचना से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी उनकी प्रसिद्धि का आधार है, तो कामायनी को लेकर के एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो जब कामायनी को लेकर के प्रश्न बनेगा तो आपको क्या करना है, कामायनी की पंक्तियाँ उसमें ऐड करनी है, उसमें लिखना है कामायनी की पंक्तियाँ, ताकि आपका उत्तर और प्रमाणिक हो जाए। तो काव्य पंक्तियों को ज़रूर देखिए और ज़रूर याद करिए। ये जो प्रश्न है इसकी तैयारी करिए, अभ्यास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।